नेताजी का चश्मा। तो देखो, मैं चाहती हूँ ना कि तुम लोग अपना एनसीईआरटी बुक लेकर बैठो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ना तुम्हारे बुक के सारे लाइन कवर किए हैं। तो अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो समझ जाना कि तुमने सब कुछ पढ़ लिया है इस चैप्टर का। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ना ये जान लेते हैं कि मेन कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र कौन कौन है। तो पहले नंबर पे आते हैं हालदार साहब, जो अपने काम के सिलसिले से कस्बे से गुजरने वाले व्यक्ति हैं। और कस्बा मतलब छोटा सा शहर होता है, यानी इस छोटे से शहर से हमेशा हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से 15 दिन पे मतलब 15वें दिन पर गुजरते ही हैं। तो दूसरे नंबर पे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मूर्ति चौराहे पर बनी हुई है। यानी ये जो कस्बा है जहाँ से हालदार साहब रोज जाते हैं, गुजरते हैं, वहीं पे चौराहे पर एक सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति रखा हुआ है। और ये जो मूर्ति है ना, ये आधी है, यानी कि टोपी से लेकर दूसरे कोट के बटन तक ही ये मूर्ति बनी हुई है। और तीसरे नंबर पे है मास्टर मोतीलाल, जो कि मूर्ति बनाए थे और वे उस कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर हैं। और चौथे नंबर पर है पान वाला, जिसका कि पान का दुकान था। वो जो मूर्ति था ना सुभाष चंद्र बोस का, उसी चौराहे पर उसका पान का दुकान था। और सुनो, पांचवें नंबर पर ना हालदार साहब के ना ड्राइवर है, जो कि जीप से ना हमेशा हालदार साहब को उनके काम के लिए ले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और चलो अब हम लोग चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं और स्टोरी को जानते हैं। हालदार साहब हर 15वें दिन पर कंपनी के काम के सिलसिले यानी काम के संबंध में एक छोटे से कस्बे से गुजरते थे। कस्बा मतलब होता है छोटा सा शहर। तो वह जो कस्बा था ना, वह बहुत बड़ा नहीं था। उस कस्बे में ना पक्का मकान बहुत ही कम मात्रा में था। मतलब कि जो ईंट सीमेंट से बने हुए मकान होते हैं वे बहुत ही कम थे। वहाँ पे कच्चा यानी मिट्टी का जो बना हुआ मकान होता है वे ज्यादा थे, क्योंकि वो छोटा सा शहर था। ठीक है, तो उस कस्बे में ना एक बाजार था। एक लड़कों के लिए स्कूल था और एक लड़कियों के लिए भी स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। तो कारखाना मतलब फैक्ट्री होता है, यानी एक छोटा सा सीमेंट का फैक्ट्री था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। ओपन एयर सिनेमा घर का मतलब है ना कि ऐसा सिनेमा हॉल जहां लोग खुले आसमान के नीचे फिल्म देखते हैं। तो तुम लोगों के लिए मैं इमेज दे देती हूँ, तुम लोग इमेज में देख लो ध्यान से। और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका मतलब होता है शहर की देखभाल करने वाला संस्था, यानी जो लोग मिलकर पूरे शहर की देखभाल करते हैं कि अभी शहर में क्या बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए। तो देखो, ये जो कस्बे की नगर पालिका थी ना, वो कुछ ना कुछ काम कराती ही रहती थी। जैसे कभी कच्चे सड़कों को पक्की सड़कें बनवा दी, तो कभी कुछ पेशाब घर यानी शौचालय टॉयलेट बनवा देती थी। कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, यानी कबूतरों के लिए बैठने और दाना खाने के लिए छोटी छत जैसी जगह। और कभी कभी तो कवि सम्मेलन करवा देती थी। कवि सम्मेलन मतलब जहां कवि लोग मंच पर कविता सुनाते थे। यानी नगर पालिका कुछ न कुछ काम तो करवाती ही रहती थी। कस्बे के विकास के लिए नगर पालिका हर बार कुछ न कुछ काम करवाती थी। तो एक बार नगर पालिका के किसी अधिकारी ने ना कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का संगमरमर का मूर्ति लगवा दिया। तो यह जो कहानी है ना, उसी मूर्ति और खासकर उसके चश्मे के बारे में है। हमारे लेखक कहते हैं कि नेताजी की मूर्ति बनवाने में शायद बहुत परेशानी हुई होगी। अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं मिल पा रही होगी, और अगर कोई अच्छा मूर्तिकार मिलता भी होगा तो मूर्ति बनाने में बहुत ज्यादा खर्च मांग रहा होगा।
और नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं होगा। इसी वजह से काफी समय सोच विचार और कागजी काम में निकल गया होगा। यानी सब लोग सोच रहे होंगे कि यह मूर्ति का काम कैसे और किससे करवाया जाए, और अलग अलग जगह चिट्ठियां भेजकर पूछ रहे होंगे कि इतने खर्चे में ये मूर्ति बनेगा या नहीं। इसी सब में काफी समय निकल गया होगा। फिर जो नगर पालिका में काम कर रहे थे उनका समय पूरा होने वाला होगा, यानी चुनाव पास आने वाला होगा। इसलिए नगर पालिका वालों ने जल्दीबाजी में फैसला ले लिया होगा कि अब कस्बे के ही इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को ही काम सौंप देते हैं। और लेखक बोलते हैं कि मान लो उस ड्राइंग मास्टर का नाम मोतीलाल होगा, और उस मोतीलाल ने भरोसा दिलाया होगा कि 1 महीने में ही नेताजी की मूर्ति बनवाकर पटक दूंगा, यानी बनाकर रख दूंगा। तो ये जो मूर्ति थी ना नेताजी की, वह संगमरमर की बनी हुई थी। संगमरमर मतलब जानते हो ना, एक पत्थर होता है। मूर्ति की ऊंचाई टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट थी। यानी मूर्ति पूरी शरीर की नहीं बनी हुई थी, मतलब सिर्फ ना ऊपर वाला हिस्सा ही बना हुआ था, शरीर पूरा नहीं था, बस ऊपरी हिस्सा। यानी तुम इमेज में देख लो ध्यान से, नेताजी के टोपी से लेकर उनके कोट के दूसरे बटन तक ही बना हुआ है ये मूर्ति। इमेज में देखो, और बस 2 फुट ऊंचा मूर्ति ही था। यानी मूर्ति बस्ट थी। बस्ट मतलब आधी मूर्ति टोपी से लेकर सीने तक। फिर लेखक आगे और बता रहे हैं कि मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। नेताजी की मूर्ति मासूम और कम उम्र के जैसा दिखाई दे रहा था। उन्होंने फौजी वर्दी पहन रखी थी। मूर्ति को देखकर ही लोगों को नेताजी के देशभक्ति वाले नारे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसी नारे याद आने लगती थी। यानी मूर्ति को देखकर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जाग जाती थी। इस हिसाब से देखा जाए तो मूर्ति बनवाने की कोशिश सफल रही थी और तारीफ करने लायक भी थी। लेकिन एक बहुत बड़ा कमी सबके आंखों में खटकता था। वह कमी था नेताजी का चश्मा। नेताजी के आंखों में चश्मा तो था, लेकिन वह संगमरमर का नहीं था। यानी मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन उनके आंखों पर जो चश्मा लगा था वो ओरिजिनल यानी रियल चश्मा था। जैसा कि हम लोग पहनते हैं ना, वैसा चश्मा था। ये जो चश्मा था ना, वो चौड़ा काला फ्रेम वाला चश्मा था। तो असली कहानी यहाँ से अब शुरू होता है। तो लेखक बताते हैं कि जब हालदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उनकी नजर नेताजी के मूर्ति पर पड़ी। तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। किसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई? हालदार साहब के चेहरे पर। ठीक है, तो हालदार साहब को लगा, वाह क्या आइडिया है, आइडिया तो अच्छा है। मूर्ति पत्थर की बनी, लेकिन चश्मा असली यानी ओरिजिनल लगा हुआ है। तो हमारे जो हालदार साहब है वहाँ पान वाले के पास पान वान खाते हैं, उसके बाद वापस से अपने जीप में बैठ जाते हैं और अब उस कस्बे से आगे निकल जाते हैं। लेकिन हालदार साहब मूर्ति के ही बारे में सोचते रहते हैं। वह सोच रहे थे कि आखिर ये जो कस्बे के लोग हैं, इन्होंने ना बहुत अच्छा कोशिश किया है। हालदार साहब सोच रहे थे कि जरूरी बात यह नहीं है कि मूर्ति कितनी बड़ी है या कितनी अच्छे से बनी हुई है। जरूरी बात यह है कि लोगों के दिल में देशभक्ति और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो देशभक्तों का भी मजाक उड़ाया जाता है। तो सुनो, जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है कि हालदार साहब अपने कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन पर उस कस्बे से गुजरते थे। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठाए रखना। तो फिर जब हालदार साहब दूसरी बार उधर से गुजरे यानी उस कस्बे से गुजरे ना, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदल गया है। पहले मोटा फ्रेम वाला चौड़ा सा चश्मा था,
यानी चकोर टाइप का थोड़ा चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने मजाक में सोचा कि वाह क्या आइडिया है, मूर्ति का कपड़ा तो नहीं बदल सकता है पर चश्मा तो बदल ही सकता है ना। तो देखो मतलब हालदार साहब जब 15 दिन पे आते थे ना तो उनका एक रूटीन बन गया था कि वो आते थे और पान वाले के पास रुकते थे, मूर्ति को देखते थे और पान वान खाते थे। उसके बाद फिर से वो अपने जीप पे बैठकर वो अपने काम के सिलसिले में चले जाते थे। ठीक है, तो जब वह तीसरी बार जब फिर से अपने काम के सिलसिले से कस्बे से गुजर रहे थे तो फिर उन्होंने देखा कि तीसरी बार फिर से नया चश्मा। अब हालदार साहब की उत्सुकता यानी इंटरेस्ट बढ़ गया। अब उनका बहुत ही जानने का मन करने लगा कि अरे यार ये क्या है, बार बार चश्मा कैसे बदल रहा है। तो देखो जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है ना कि अब हालदार साहब की आदत पड़ गई थी कि हर बार वह कस्बे से गुजरते समय उस चौराहे पर रुकते थे और पान खाने के लिए उस पान वाली दुकान पर रुकते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार उनके मन में बहुत ही ज्यादा जानने की इच्छा हुई कि आखिर कैसे ये नेताजी के मूर्ति का चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है। तो वह इस बार पान वाले से ही पूछ लेते हैं कि यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाला जो था ना वो खुद के मुंह में एक पान पहले से ही ठूसा हुआ था, यानी पान पहले से ही वह खा रहा था और यह दिखने में ना काले रंग का मोटा आदमी था और खुशमिजाज आदमी था, यानी मस्ती में रहने वाला आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह हालदार साहब को देखकर हंसा। जब वह हंसा तो उसकी पेट थिरकी, तोंद थिरकी और तोंद को ही पेट कहा जाता है। अब उसकी तोंद क्यों थिरकी? क्योंकि वो हंसा और वो मोटा था, इसीलिए हंसते ही उसकी तोंद थिरकने लगी। वह पीछे घूमा और अपने ही दुकान के नीचे पान थूक दिया और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो उसके दांत का रंग लाल काला पान खाने की वजह से हो गया था। फिर हालदार साहब समझ नहीं पाए, इसलिए पान वाले से पूछा कि क्या करता है। पान वाला बोला, चश्मा चेंज कर देता है। हालदार साहब फिर से पूछे, क्योंकि वह कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तो हालदार साहब फिर से पूछते हैं कि क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। पान वाला बोला, अगर किसी ग्राहक को वैसा ही फ्रेम पसंद आ जाता है जैसा मूर्ति पर लगा होता है तो कैप्टन वह चश्मा मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई कि अच्छा, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी किए बिना चश्मे वाला मूर्ति अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से जो चश्मे का फ्रेम उपलब्ध रहता है उन्हीं गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी के मूर्ति के लिए चश्मा बनाकर पहना देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उस ग्राहक को नेताजी के मूर्ति वाले चश्मे का फ्रेम पसंद आ जाता है तो कैप्टन नेताजी के मूर्ति से क्षमा यानी माफी मांगते हुए मूर्ति से चश्मा हटाकर ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा मूर्ति को पहना देता है। तो ये सब बातें हालदार साहब सोच रहे थे कि अच्छा, अब उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि अच्छा ये बात है। तो ये सोचे कि वाह मस्त आइडिया है, लेकिन उनके मन में फिर एक सवाल उठा। वह फिर पान वाले से पूछे, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही है कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। और उधर पान वाला तब तक दूसरा पान अपने मुंह में ठूंस रखा था और दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ भी अधिक नहीं थी। वह फिर से हालदार साहब की ओर देखा और हंसा, उसकी तोंद फिर से थिरकी।
फिर उसने पान बनाने वाली डंडी फेंकी, पीछे मुड़कर फिर से उसके नीचे पान थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो पान वाले के लिए यह एक बहुत ही मजेदार और मजाक की बात थी। क्या मजाक की बात थी? कि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया, ये मजाक की बात थी। पर हालदार साहब को बहुत ही आश्चर्य हुआ और द्रवित हो गए, यानी इमोशनल हो गए। अब हालदार साहब सोचने लगे कि मूर्ति के नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा है और वह कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा भी कर दिया होगा। ऐसा मतलब सोच रहे हैं कि मूर्ति बनाने का शायद उसने वादा कर दिया होगा, एक ही महीने में बना भी दिया होगा। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाता? पारदर्शी मतलब जैसे चश्मे के ग्लास में के अंदर बाहर दिखता है ना, चश्मे के ग्लास से अंदर बाहर दिखता है, उसी को कहते हैं पारदर्शी। हालदार साहब आगे सोचते हैं कि शायद कांच वाला यानी चश्मे में ग्लास लगाने वाला वह नहीं बनाया होगा, यानी जो चश्मा बनाने वाला होगा, जो चश्मे में ग्लास वगैरह लगाता है, वह नहीं बनाया होगा, क्योंकि पत्थर के चश्मे में कैसे ग्लास लगाता है, इसलिए वो नहीं बनाया होगा। या फिर हो सकता है कि बनाते बनाते चश्मा ही टूट गया होगा, या फिर ऐसा हुआ होगा कि पत्थर का चश्मा बन भी गया होगा तो वह मूर्ति पर फिट नहीं हो पाया होगा। हालदार साहब इन्हीं सब बातों को सोचने लगे। उनके लिए ये बहुत ही अजीब बात था कि उन्हें जानने की बहुत इच्छा हो रही थी कि कैसे, मतलब क्या हुआ था, क्योंकि उनके लिए ये बहुत अजीब बात है कि चश्मा बनाना भूल गया, वो भी वो हाई स्कूल का मास्टर था और चश्मा बनाना भूल गया होगा। तो वो सोच रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, मतलब कुछ हुआ होगा, भूला तो नहीं होगा। और हालदार साहब ने यही बातें सोचते सोचते पान वाले को पैसे दिए और चश्मे वाले यानी कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान करते हुए और वह अपनी जीप की तरफ चल दिए, पर फिर रुक गए। फिर से पीछे मुड़ा और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व यानी पुराना सिपाही था? तब तक हमारे पान वाले अपने मुख में फिर से एक नया पान डालने ही वाले थे कि जैसे ही हालदार साहब का प्रश्न सुना, वह पान अपने हाथों में ही पकड़े रहे और मुख से थोड़ा दूर हाथ रोककर उनके तरफ मतलब हालदार साहब को ध्यान से देखा, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं पर। हालदार साहब जब ये सुने तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि पान वाला एक देशभक्त का मजाक उड़ा रहा है। जब हालदार साहब मुड़कर देखे तो वह आश्चर्यचकित रह गए। एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर लंगड़ा आदमी आ रहा था। उसके सिर पर गांधी जी जैसी टोपी थी, यानी गांधी टोपी पहन रखा था, यानी जैसा गांधी जी सफेद टोपी पहनते थे ना, वैसा ही, और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी छोटा सा बक्सा जैसे अटैची वगैरह होता है ना, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मा लेकर अभी अभी तुरंत एक गली से निकला था। मतलब उसका अपना दुकान भी नहीं था, वह घूम घूम कर चश्मा बेचने वाला था। कैप्टन एक बंद दुकान के सामने अपना वहां पर बांस टिका रहा था। हालदार साहब के मन में और भी जानने की इच्छा हुई कि आखिर इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका असली नाम है? लेकिन पान वाले ने तो पहले ही बोल दिया था कि जाओ उसी से बात कर लो, और उधर ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था कि जल्दी चलिए। हालदार साहब का भी काम था, मतलब वो भी लेट हो रहे थे अपने काम के लिए, इसीलिए वह जीप पर बैठे और जीप वहां से चल दिया।
2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसी कस्बे से गुजरते रहे। हर बार वे नेताजी के मूर्ति पर अलग अलग चश्मे लगे देखते थे। कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चकोर यानी स्क्वायर शेप का, तो कभी लाल चश्मा होता था तो कभी काला चश्मा, कभी धूप का चश्मा यानी कि सनग्लासेस, तो कभी बड़े कांचों वाला पोगो चश्मा यानी बड़ा सा फैशन वाला चश्मा गोल सा। पर हाँ, कोई ना कोई तो चश्मा जरूर होता था। यह देखकर हालदार साहब को बहुत मजा आता था। उनकी लंबी और थकान भरी यात्रा में यह चीज उन्हें थोड़ा सुखी कर देता था, यानी इस चीज को देखकर वो खुश हो जाते थे और उनकी यात्रा को मजेदार बना देती थी। पर एक बार ऐसा हुआ कि जब हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और उस दिन पान वाले का भी दुकान बंद था और चौराहे पर लगभग सभी दुकानें बंद थी। तो देखो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हर 15वें दिन पर जो हालदार साहब है वो जाते थे काम के सिलसिले में। तो जब भी ये जो भी मैं बोल रही हूँ कि हालदार साहब अगली बार गए, इस बार गए, उस बार गए, तो समझ जाना कि 15 दिन पर गए, लगातार नहीं गए, 15 दिन पर 15 दिन पर ऐसे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। फिर जब अगली बार फिर से हालदार साहब गुजरते हैं उसी कस्बे और उसी चौराहे के पास से, तो उन्होंने देखा कि फिर से मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तब हालदार साहब पान खाने के लिए पान वाले के पास गए और पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है? यह सुनकर पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछने लगा। आंखें पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन मर गया। यह सुनकर हालदार साहब कुछ और नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे दिए और जीप में बैठ गए, वहां से चल गए। और रास्ते में जाते हुए हालदार साहब बार बार सोचने लगे, क्या होगा उस कौम का, यानी उस देश के लोगों का जो अपने ही देश के लिए घर, परिवार, जवानी, पूरी जिंदगी तक बलिदान कर देने वाले लोगों का भी मजाक उड़ाता है और अपने फायदे ढूंढती है। हालदार साहब दुखी हो गए। हालदार साहब ऐसा सोचने लगे कि अब क्या होगा उस देश का। यहाँ के लोग, जान देने वाले, देश के लिए बलिदान देने वाले लोग, जो देश के लिए मरते हैं, उन लोगों का ही मजाक उड़ाता है। ऐसे जनता का, ऐसे समाज का क्या होगा। 15 दिन बाद फिर अपने काम के सिलसिले में उसी कस्बे से गुजरने वाले थे। कस्बे में पहुंचने से पहले ही उनके मन में ख्याल आया कि अब चौराहे पर नेताजी की मूर्ति तो जरूर होगी, लेकिन उनके आंखों में चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर मोतीलाल बनाना भूल गया और कैप्टन भी मर गया। हालदार साहब सोचे कि आज वहां रुकूंगा ही नहीं और पान भी नहीं खाऊंगा, मूर्ति की तरफ भी नहीं देखूंगा, सीधे निकल जाऊंगा। उन्होंने ड्राइवर से कह दिया था कि आज चौराहे पर मत रुकना, आज बहुत काम है, पान भी कहीं और आगे खा लेंगे। लेकिन हमारे हालदार साहब आदत से मजबूर। चौराहा आते ही उनकी आंखें मूर्ति की ओर चली गई। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वह चीख कर बोले, रोको रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर जोर से ब्रेक मारा। रास्ते पे चलते लोग देखने लगे। जीप अभी चल ही रही थी, रुकी भी नहीं थी ढंग से, कि हालदार साहब कूदकर तेजी से मूर्ति की ओर भागे। मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। यानी सरकंडे का चश्मे का मतलब है कि घास फूसा से बना हुआ चश्मा, यानी पतली घास से बनी हुई चश्मा, हल्का सा। इमेज में देख लो, ठीक है।
जैसा बच्चे बनाते हैं ना वैसा ही। ये देखकर हालदार साहब भावुक यानी इमोशनल हो गए। उनके आंखों में आंसू आ गया। हालदार साहब समझ गए कि अभी भी हमारे देश के बच्चों में, जिसे कि देश का भविष्य कहते हैं, उनके अंदर देशभक्ति जिंदा है। तो यही था हमारा छोटा सा प्यारा सा स्टोरी। तो आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें पूरे साल मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।